आज हम पढ़ेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जिसे हम भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वैध शासन अधिनियम कहते हैं। 1909 के सुधार जो हुए थे उससे भारतीय जो थे वो संतुष्ट नहीं थे। भारत के राजनीतिक जीवन में असंतोष दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, जिसके फलस्वरूप देश में क्रांतिकारी और आतंकवादी आंदोलन, जिनको बोलते थे अंग्रेज सरकार, वो तीव्र हो गए थे। और जो कांग्रेस थी वो भारत से शासन में सुधार की मांग निरंतर करते जा रही थी और सरकार दमन नीति कर रही थी, जिससे कि और अधिक क्रांति फैल रही थी। 1910 का भारतीय प्रेस एक्ट, जिसने समाचार पत्रों पर नियंत्रण किया। 1911 में राजद्रोह सभा अधिनियम, ऐसे कुछ अधिनियम थे। 1913 के फौजदारी संशोधन अधिनियम, जिसके कारण ये दमन नीति के कारण जनता और अधिक आंदोलित हो रही थी और जो वातावरण है वो असंतोषपूर्ण था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध भी आरंभ हो चुका था इस समय 1914 के समय, और मित्र राष्ट्र ने घोषणा की कि वे जनतंत्र की ओर लड़ रहे हैं और भारत को भी इस युद्ध में लड़ना होगा। और उन्हें भी आशा थी कि उन्हें बहुत कुछ प्राप्त होगा। कांग्रेस को आशा थी कि अगर वो अंग्रेजों की सहायता करेंगे तो उनको भी स्वशासन मिलेगा। जिसके बाद जब युद्ध समाप्त हुआ तो फिर होम रूल आंदोलन भी शुरू हो गया था उस वक्त, कि भाई हमें भी स्वशासन चाहिए। तो फिर अब अंग्रेजों को लगा कुछ तो सुधार करना ही होगा, तो भारत मंत्री मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश संसद में घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत भारत में उत्तरदायी शासन स्थापित करना सरकार का चरम लक्ष्य है और इसके साथ साथ स्वायत्त संस्थाओं का विकास करना, भारतीयों को प्रशासन में साझेदार बनाया जाना, ये क्रमिक विकास किए जाए। इस घोषणा के बाद मॉन्टेग्यू नवंबर 1917 को दिल्ली आए तथा गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड के साथ देश का दौरा किया। मॉन्टेग्यू ने भारतीय सेनाओं से भी विचार विमर्श करके एक रिपोर्ट पेश की, जिसे रिपोर्ट में कुछ सुधार प्रकाशित किए गए, जो थे कि स्थानीय संस्थाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों का नियंत्रण हो, थोड़ी उत्तरदायी सरकार स्थापित की जाए प्रांतों में, और भारत सरकार की ब्रिटिश संसद के प्रति जिम्मेदार हो, भारत सचिव का नियंत्रण कुछ कम किया जाए, और सिख, ईसाई और एंग्लो इंडियन जो है उनको अलग से प्रतिनिधित्व दिया जाए। इस रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश संसद में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे 1919 में पारित कर दिया गया। इसे भारत सरकार अधिनियम 1919 अथवा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं। इस अधिनियम को 1921 में कार्यान्वित किया गया। इसके द्वारा जो भारतीय प्रशासन में परिवर्तन किए गए थे वे इस प्रकार हैं। सबसे पहले गृह सरकार में क्या परिवर्तन किया गया, तो गृह सरकार में प्रमुख थे भारत सचिव। भारत का शासन दो भागों में विभाजित कर दिया गया, ब्रिटिश शासन प्रणाली की तरह ही। इसका एक भाग इंग्लैंड में कार्य करता था, दूसरा भारत में। शासन का जो भाग इंग्लैंड में कार्य करता था वह गृह सरकार कहलाता था। इसके मुख्य 5 अंग थे: सम्राट, मंत्रिमंडल, संसद, भारत सचिव और इंडिया काउंसिल। इनमें भारत सचिव व इंडिया काउंसिल सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। भारत सचिव भारत के संबंधी मामलों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी था और उसको वेतन भारतीय राजस्व से मिलता था। अब इस अधिनियम के द्वारा ये व्यवस्था की गई कि भारत सचिव का वेतन अब भारतीय राजकोष से नहीं वरन इंग्लैंड के कोष से दिया जाना चाहिए। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई तथा केंद्र की विधान व्यवस्थापिका सभा में भी निर्वाचित सदस्यों का बहुमत रखा गया। अतः भारत सचिव की शक्तियों को कम करने की आवश्यकता थी। प्रांतों में जो विषय भारतीय मंत्रियों को दिए गए उन्हें हस्तांतरित विषय क्या कहा गया, जो विषय गवर्नर के पास थे उन्हें रक्षित विषय कहा गया। तो भारत जो सचिव थे उनको हस्तांतरित विषयों पर नियंत्रण कम कर दिया गया और हस्तांतरित विषयों में से कुछ उनकी सीमाएं की गई कि वह इन्हीं बातों पर अपनी उनकी शक्तियां रहेगी जहां ब्रिटिश साम्राज्य के हित हो, जहां पर प्रांतों में कोई मामला उलझ गया हो, जहां पर उन्हें लगता हो उन्हें सुझाव की आवश्यकता है, जहां पर भारतीय हाई कमिश्नर, भारतीय नौकरियों और ऋण में अधिकारों की रक्षा की बात हो। इसके अलावा उनका नियंत्रण कम कर दिया गया हस्तांतरित विषयों पर। केंद्र तथा प्रांतों के रक्षित विषयों पर भी भारत सचिव का नियंत्रण कुछ ढीला कर दिया गया। इस अधिनियम के पूर्व जो भी विधेयक केंद्रीय अथवा प्रांतीय विधानसभाओं में प्रस्तुत किए जाते थे उन्हें भारत सचिव की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती थी। इस अधिनियम में व्यवस्था की गई कि कुछ विशेष मामलों में, जैसे कि विदेशी मामले हैं, सीमा शुल्क है, सैनिक मामले हैं, नोट है, सार्वजनिक ऋण है इत्यादि को छोड़कर शेष विषयों में भारत सचिव की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। और तो इस प्रकार भारत सचिव की शक्तियां कुछ कम हुई। दूसरी थी इंडिया काउंसिल। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत सचिव तथा उसके विभाग के सभी खर्चे भारतीय कोष से दिए जाने के बजाय इंग्लैंड के खजाने से दिए जाने की व्यवस्था की गई। यह भी व्यवस्था की गई कि इंडिया काउंसिल में कम से कम 8 तथा अधिक से अधिक 12 सदस्य होंगे, जिनमें आधे सदस्य ऐसे होंगे जिन्होंने भारत में सेवा करने का काम किया हो, कम से कम 10 वर्ष का जिनको अनुभव हो।
इंडिया काउंसिल के सदस्यों का कार्यकाल 7 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया तथा इनके वेतन 1000 पाउंड से बढ़ाकर 1200 पाउंड वार्षिक कर दिया गया। फिर तीसरा था हाई कमिश्नर। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार हाई कमिश्नर के पद का सृजन किया गया। इससे पूर्व भारत सरकार के लिए स्टेरों की सभी आवश्यक वस्तुएं, मशीनें सचिव लंदन से खरीदता था, सचिव ही खरीदता था। इस अधिनियम में तय किया गया है कि हाई कमिश्नर भारत की सरकार की सभी आवश्यक वस्तुएं लंदन से खरीदेगा। इसके अतिरिक्त वह इंग्लैंड में पढ़ने वाले भारतीय विद्यार्थियों की सुविधाओं और आवश्यकताओं की तरफ ध्यान देगा। हाई कमिश्नर की नियुक्ति सह परिषद गवर्नर जनरल करता था और उसका वेतन भारतीय राजकोष से दिया जाता था। साधारणतः वह 6 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता था। ब्रिटिश सरकार का विचार था कि इंग्लैंड में भारत का प्रतिनिधित्व हाई कमिश्नर द्वारा करवाने से भारतीय अनुभव करेंगे कि उनका सम्मान बढ़ गया है, किंतु भारतीयों ने इसकी नियुक्ति में कोई विशेष महत्व नहीं दिया, कोई रुचि नहीं ली। उपयुक्त परिवर्तनों का गृह सरकार पर कोई विशेष प्रभाव भी नहीं पड़ा, क्योंकि इस अधिनियम के बाद भी गृह सरकार की वैधानिक सर्वोच्चता ज्यों की त्यों बनी रही। गवर्नर जनरल और उसकी सरकार के सभी सदस्यों को गृह सरकार का आदेश मानना पड़ता था। तो इस प्रकार गृह सरकार में सिर्फ नाम मात्र के परिवर्तन किए गए। भारत सचिव की शक्तियों को कुछ कम किया गया, तो एक हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया जिसे शक्तियां दे दी गई। और इसके बाद इंडिया काउंसिल की भी सिर्फ वेतन जो थे वो ब्रिटेन सरकार पर डाल दिया गया। बाकी उनकी शक्तियों में किसी भी प्रकार का ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया गया। दूसरा था केंद्रीय सरकार। गृह सरकार के बाद केंद्रीय सरकार में क्या परिवर्तन किए गए। केंद्रीय सरकार चलाती थी गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी, तो उसमें कुछ परिवर्तन किए गए। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद की रचना और शक्तियों में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं किया गया। गवर्नर जनरल की शक्तियां पहले की भांति ही असीमित, निरंकुश और अनुत्तरदायी थी। गवर्नर जनरल कार्यकारिणी का परिषद का प्रधान होता था, तथा कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों की नियुक्ति उसकी सिफारिश पर भारत सचिव करता था। गवर्नर जनरल तो जो था वो कार्यकारिणी के सदस्यों में कार्यों का विभाजन करता था, कार्यकारिणी परिषद की बैठक बुला सकता था और अपनी ऐसी उसकी शक्तियाँ इतनी भी थी कि वो कार्यकारिणी की परामर्श की अवहेलना करके अपनी व्यक्तिगत फैसला भी ले सकता था। वह भारत में ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधि होता था। उसकी नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ब्रिटिश सम्राट द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती थी। 1919 के अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल का विदेश विभाग और राजनीतिक विभाग पर सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। इस अधिनियम द्वारा कानून सदस्य की योग्यता में कुछ परिवर्तन किया गया। अब उस व्यक्ति को कानून का सदस्य नियुक्त किया जा सकता था जो भारत के उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक एडवोकेट रहा हो। इस अधिनियम में यह भी कहा गया कि कार्यकारिणी में 3 ऐसे सदस्य होने चाहिए जिन्होंने ब्रिटिश ताज के अधीन कम से कम 10 वर्ष में भारत में सेवा की हो। इसके परिणाम स्वरूप कार्यकारिणी में 3 भारतीय सदस्यों की नियुक्ति की गई, लेकिन इन भारतीयों के हाथ में कोई वास्तविक शक्ति नहीं थी। कार्यकारिणी विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी न होकर गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थी। गवर्नर जनरल भी केंद्रीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी न होकर भारत सचिव के प्रति उत्तरदायी था और भारत सचिव जो था वो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। इस प्रकार कुल मिलाकर जो गवर्नर उसकी कार्यकारिणी थी वो ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत उन्हीं के हाथों में थी। हालांकि 3 भारतीय सदस्यों को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई, पर जो उनके सिफारिश पे आधार पर उनकी नियुक्ति होती थी तो वो गवर्नर के अधीन ही रहते थे, उन्हें कोई विशेष शक्तियाँ नहीं मिली हुई थी। फिर केंद्रीय विधानमंडल में क्या परिवर्तन किया गया। इस अधिनियम द्वारा पहली बार द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की गई। पहले सदन को विधानसभा, दूसरे को राज्यसभा कहा जाता था। विधानसभा में 145 सदस्य थे, जिसमें से 104 निर्वाचित, 104 में से 52 सदस्य सामान्य निर्वाचित क्षेत्रों में से, 30 मुस्लिम, 2 सिख, 9 यूरोपियन, 7 जमींदार, 4 भारतीय वाणिज्य के हितों का प्रतिनिधित्व करते थे। और इसके अलावा 41 मनोनीत सदस्य होते थे, जिसमें से 26 सरकारी और 15 गैर सरकारी अधिकारी होते थे। राज्यसभा में 60 सदस्य होते थे, जिसमें 33 निर्वाचित और 27 मनोनीत सदस्य होते थे। 33 निर्वाचित सदस्य विभिन्न संप्रदाय और हितों में बंटे हुए थे। 27 मनोनीत सदस्यों में से 17 सरकारी अधिकारी, 10 गैर सरकारी अधिकारी होते थे। तो केंद्रीय विधानमंडल जैसे जिसमें 2 सदन है, विधानसभा और राज्यसभा, वैसे ही जैसे वर्तमान में लोकसभा राज्यसभा, लेकिन शक्तियों में बहुत अंतर है। और गवर्नर और कार्यकारिणी सारा नियंत्रण रखती है, क्योंकि वो ब्रिटेन के प्रति उत्तरदायी होती है। जैसे वर्तमान में तो प्रधानमंत्री संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन यहाँ पे वो ब्रिटेन के प्रति उत्तरदायी थे, ये थे अधीनता। विधानसभा 3 वर्ष के लिए, तो राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया, किंतु गवर्नर जनरल इन सदस्यों का कार्यकाल बढ़ा भी सकता था और कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व उसे भंग भी कर सकता था। विधानमंडल का जो कार्य क्षेत्र था उसमें कुछ परिवर्तन किया गया। विधानसभा केंद्रीय सूची में उल्लेखित विषयों पर ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी
और लेकिन उससे कानून बनाने से पूर्व गवर्नर जनरल की स्वीकृति लेनी होती थी। और 1919 में इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती थी जो ब्रिटिश संसद के किसी कानून के विरुद्ध हो। केंद्रीय बजट सबसे पहले विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता था, इसके बाद राज्यसभा में भेजा जाता था। किंतु बजट के लगभग 85% भाग पर विधानसभा बहस कर सकती थी, लेकिन मतदान नहीं कर सकती थी। शेष जो 15% भाग था वो विधानसभा किसी खर्च के लिए इनकार कर सकती थी अथवा कटौती कर सकती थी, किंतु किसी रकम को बढ़ा नहीं सकती थी। कोई भी बिल जब तक दोनों सदनों में पारित नहीं हो जाता, कानून नहीं बनता था। बजट राज्यसभा में उसी दिन पेश किया जाता था जिस दिन विधानसभा में हो। अन्य वित्त विधेयक पहले विधानसभा में पेश किए जाते थे। वित्त विधेयक को राज्यसभा या तो बिल्कुल अस्वीकार कर सकती थी या कुछ संशोधन के सुझाव दे सकती थी, लेकिन राज्यसभा की अस्वीकृति और संशोधनों के सुझाव से विधानसभा सहमत न होती तो गवर्नर जनरल अपनी विशेष शक्तियों के द्वारा उसे स्वीकार कर सकता था। केंद्रीय विधानमंडल का ढांचा ही अत्यंत दोषपूर्ण था। गवर्नर जनरल एवं उसकी कार्यकारिणी विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। यह सबसे बड़ा दोष था इस शासन व्यवस्था का कि जो गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी थी वो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं थी, जिससे कि विधानमंडल के पास लगभग कोई शक्ति नहीं थी और शक्ति शून्यता थी। सारी शक्ति जो थी वो गवर्नर के पास थी। गवर्नर जनरल तो उसकी कार्यकारिणी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास करके उसे त्यागपत्र देने को बाध्य नहीं कर सकती थी विधानमंडल। यह केवल सार्वजनिक हितों के मामलों में प्रस्ताव पास कर सकती थी, लेकिन इन प्रस्तावों को मानना या नहीं मानना भी गवर्नर जनरल की इच्छा पर निर्भर करता था। अतः विधानमंडल के पास प्रभुत्व शक्ति का अभाव था। ये केवल कार्यकारिणी को प्रभावित कर सकता था, ये जनता को प्रभावित कर सकता था, किसी प्रस्ताव पर बहस करके कुछ समय के लिए रोक सकता था। इस प्रकार और सारी शक्तियां गवर्नर के पास थी, जो आपातकाल में अध्यादेश प्रसारित कर सकता था। शक्ति तथा राजस्व विभाजन। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापित की गई। अतः शासन संबंधी समस्त विषयों को दो सूचियों में विभाजित किया गया, केंद्रीय सूची और प्रांतीय सूची। जो विषय दोनों सूचियों में सम्मिलित हो गए उन्हें केंद्रीय सूची के अंतर्गत माना जाता था। जिन विषयों के संबंध में संपूर्ण भारत अथवा एक से अधिक प्रांतों में समान कानून की आवश्यकता की अनुभव की गई उन्हें भी केंद्रीय सूची में रखा गया। प्रांतीय हित के विषय प्रांतीय सूची में दिए गए। केंद्रीय सूची में 47 विषय थे, जैसे प्रतिरक्षा, विदेशों से संबंध, देशी रियासतों से संबंध, रेल, डाक, तार, सिक्के, नोट, सैन्य संबंधी विषय, सार्वजनिक ऋण, दीवानी, फौजदारी कानून, सीमा शुल्क, रुई कर, उत्पादन, नमक कर आदि। प्रांतीय सूची में 50 विषय रखे गए, जैसे स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, सार्वजनिक निर्माण कार्य, पुलिस, जेल, वन, सिंचाई, अकाल सहायता, कृषि भूमि कर, सहकारी संस्थाएं। दोनों सूचियों में किसी भी विषय में अगर मतभेद उत्पन्न होता था तो उनमें जो निर्णय होता था वो गवर्नर जनरल का होता था। प्रशासनिक अधिकारों की भांति राजस्व के संसाधनों को भी दो भागों में विभाजित किया गया। केंद्रीय जो राजस्व था उसमें चुंगी, आयकर, रेल, डाक, नमक, अफीम आदि रखे गए तथा प्रांतीय राजस्व में भूमि कर, चुंगी, सिंचाई, स्टाम्प रजिस्ट्रेशन आदि रखे गए। इसके बाद तीसरे प्रकार का शासन था वो था प्रांतों में। तो हमने दो प्रकार के पढ़े। सबसे पहले जो भारत सचिव और उस गृह सरकार में के अंतर्गत, दूसरा गवर्नर और कार्यकारिणी के अंतर्गत था विधानमंडल और केंद्रीय विधानमंडल, तीसरा था प्रांतों में। तो इस बार प्रांतों में द्वैध शासन किया गया। इस अधिनियम द्वारा सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो परिवर्तन हुए वो प्रांतों में हुए। प्रांतों में एक विचित्र प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई जिसे द्वैध शासन प्रणाली कहते थे। द्वैध का अर्थ होता है दोहरा शासन, दो शासकों का शासन। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायित्व स्थापित किया गया। संपूर्ण प्रशासनिक विषयों को दो भागों में विभाजित कर दिया गया था, केंद्र और प्रांतीय सूची। इस अधिनियम द्वारा पहली बार प्रांतीय विषयों को भी दो भागों में बांटा गया, रक्षित विषय तथा हस्तांतरित विषय। जिन विषयों को भारतीयों के हाथों में देने में ब्रिटिश सरकार को कोई विशेष हानि नहीं होती थी, उन विषयों को हस्तांतरित किया गया तथा उनके शासन का उत्तरदायित्व भारतीय मंत्रियों को सौंपा गया, जैसे कि स्थानीय स्वशासन, चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सफाई, यूरोपियनों एवं एंग्लो इंडियनों की शिक्षा को जोड़कर शेष जनता की शिक्षा, सार्वजनिक कार्य, कृषि, सहकारी समितियां, मछली क्षेत्र, उद्योग धंधे, खाद्य वस्तुओं मिलावट, जन्म एवं मृत्यु संबंधी आंकड़े, तोल और माप आदि सभी ऐसे 22 विषय हस्तांतरित रखे गए। शेष 28 विषय जो अधिक महत्वपूर्ण थे वे सभी रक्षित रखे गए। उदाहरणार्थ भूमि कर, अकाल सहायता, न्याय प्रशासन, खनिज साधनों का विकास, पुलिस, समाचार पत्र, पुस्तकें, छापाखाना, प्रांतीय वित्त आदि जो थे रक्षित रखे गए। इस प्रकार जो महत्वपूर्ण विषय थे उनको रक्षित रखा गया और जो कम महत्वपूर्ण थे
उन्हें हस्तांतरित किया गया। हस्तांतरित विषयों का दायित्व भारतीय मंत्रियों को सौंपा गया जो प्रांतीय विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे। रक्षित विषयों के शासन का दायित्व गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद को सौंपा गया जो प्रांतीय विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होकर भारत सचिव के प्रति उत्तरदायी होती थी। रक्षित विषयों पर प्रांतीय विधान परिषद का कोई नियंत्रण नहीं था। जहां यह विवाद उत्पन्न हो जाता कि कोई विषय रक्षित है अथवा हस्तांतरित, वहां गवर्नर का निर्णय अंतिम माना जाता था। प्रांतीय कार्यपालिका को दो अलग अलग भागों में बांटा गया। एक भाग तो कार्यकारिणी परिषद थी और दूसरा भाग भारतीय मंत्री थे। कलकत्ता, बंबई और मद्रास में कार्यकारिणी परिषद में 4 सदस्य थे, अन्य प्रांतों में 2 थे। यह व्यवस्था की गई कि कार्यकारिणी परिषद में आधे सदस्य गैर सरकारी भारतीय होंगे। कार्यकारिणी के सभी सदस्य 5 वर्ष के लिए ब्रिटिश ताज द्वारा भारत सचिव की सिफारिश पर नियुक्त किए जाते थे। व्यवहार में जिन व्यक्तियों के नाम की सिफारिश गवर्नर जनरल कर देते थे, भारत सचिव उनको स्वीकृति दे देते थे। गवर्नर कार्यकारिणी परिषद का प्रधान होता था तथा कार्यकारिणी के किसी भी निर्णय की वह उपेक्षा भी कर सकता था। हस्तांतरित विषयों का शासन चलाने के लिए मंत्री नियुक्त किए गए। उनकी अधिकतम संख्या निश्चित नहीं की गई। बंबई, कलकत्ता, मद्रास में 3 मंत्री नियुक्त किए गए। शेष प्रांतों में 2 मंत्री नियुक्त किए गए। मंत्रियों की नियुक्ति गवर्नर द्वारा की जाती थी और उसकी इच्छा रहने तक कि वो अपने पद पे रह सकते थे। इस प्रकार वो स्वतंत्र नहीं थे। मंत्रियों की नियुक्ति विधान परिषद के सदस्यों में से की जाती थी। यदि किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री नियुक्त कर दिया जाता जो विधान परिषद का सदस्य नहीं है, तो वो 6 महीने के अंदर विधान परिषद का उसको सदस्य बनना पड़ता था। जिस मंत्री में विधान परिषद का विश्वास नहीं होता था, उसे त्याग पत्र देना पड़ता था। इधर गवर्नर को बिना कारण बताए मंत्रियों को हटाने का अधिकार था। इस प्रकार मंत्रियों को विधान परिषद तथा गवर्नर की दया पर छोड़ दिया गया। इसलिए मंत्रियों को अपने 2 स्वामियों को प्रसन्न रखना पड़ता था। यदि मंत्रियों की सलाह से प्रांत की शांति या सुरक्षा में बाधा उत्पन्न होती अथवा वह सलाह अल्पसंख्यक जातियों के हितों के विरुद्ध होती अथवा भारत सचिव व गवर्नर के आदेशों के विरुद्ध होती, तो गवर्नर मंत्रियों की सलाह की उपेक्षा करके अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर सकता था। यदि किसी कारणवश हस्तांतरित विषयों का शासन इस अधिनियम के अनुसार नहीं चलाया जा सकता था, तो गवर्नर भारत सचिव की पूर्व स्वीकृति से इस अधिनियम को अब जितने समय के लिए आवश्यक समझे स्थगित कर सकता था। उसके पश्चात है प्रांतीय विधानमंडल। प्रांतीय विधानमंडल से हमारा अभिप्राय केवल प्रांतीय विधान परिषद से है। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। प्रत्येक प्रांत में सदस्यों की संख्या भिन्न भिन्न थी। यह व्यवस्था की गई कि विधान परिषद में कम से कम 20% सदस्य निर्वाचित होंगे और 20% से अधिक सरकारी अधिकारी नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त कुछ मनोनीत गैर सरकारी सदस्य भी होंगे। गवर्नर की कार्यकारिणी के सदस्य विधान परिषद के पदेन सदस्य होते थे। विधान परिषद का कार्यकाल 3 वर्ष रखा गया और किंतु गवर्नर इस अवधि को भंग कर सकता था, बढ़ा सकता था, घटा सकता था। ये जो शक्तियां थी वो गवर्नर के पास थी। प्रांतीय विधान परिषद को यह अधिकार दिया गया कि वह अपने प्रांत की शांति और अच्छी सरकार के लिए कानून बनाए। इस अधिनियम से पूर्व प्रत्येक बिल के लिए गवर्नर के आज्ञा लेनी पड़ती थी, लेकिन इस अधिनियम में तय किया गया कि कुछ विशेष मामलों को छोड़कर शेष के लिए गवर्नर जनरल की पूर्व आज्ञा की आवश्यकता नहीं रहेगी। परंतु गवर्नर और उसके गवर्नर जनरल की विशेष शक्तियां देकर विधान परिषद के अधिकारों को बहुत ही सीमित कर दिया गया था। तो इस प्रकार 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन लगाया गया प्रांतों में, जिसके कुछ जो असफल रहा, द्वैध शासन की अत्यधिक निंदा हुई। तो किन कारणों से वो असफल रहा, तो उन कारणों पर चर्चा करते हैं। द्वैध शासन प्रणाली के वर्णन से स्पष्ट होता है कि प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार स्थापित नहीं की गई थी, अतः कांग्रेस दल ने इसका पूर्ण बहिष्कार किया। 1924 में कांग्रेस की ओर से स्वराज्य पार्टी ने चुनाव में भाग लिया। स्वराज्य पार्टी का मुख्य उद्देश्य था विधानमंडलों में जाकर द्वैध शासन को असफल बनाना और सरकार से द्वैध शासन में परिवर्तन की मांग करना। तो इसके असफलता के प्रमुख कारण थे, सैद्धांतिक दृष्टि से दोषपूर्ण था। द्वैध शासन सैद्धांतिक दृष्टि से दोषपूर्ण था। द्वैध शासन में ये बात स्वतः मान ली गई कि भारतीय अभी पूर्ण उत्तरदायी शासन के लिए अयोग्य हैं, इसलिए भारत में शुरू से ही आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए ताकि भारतीय मंत्रियों को साधारण अधिकार भी मिल जाए, अंग्रेजों के हाथों से वास्तविक शक्ति भी ना निकले। इसलिए भारतीयों का असंतुष्ट होना स्वाभाविक था। दूसरा, प्रांतीय सरकार को 2 भागों में बांटना, जिसमें एक भाग विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी है, दूसरा अनुत्तरदायी है। यह अपने आप ही त्रुटिपूर्ण था, जिससे कि सारी शक्ति अपने आप ही एक व्यक्ति में सीमित हो रही थी, वो थी गवर्नर। लॉर्ड लिटन ने ठीक ही कहा था कि सरकार के रक्षित भाग को यदि कोई पसंद नहीं करता, लेकिन उसे आदर सभी देते थे, जबकि हस्तांतरित भाग को न केवल नापसंद किया जाता था अपितु तुच्छ भी समझा जाता था। दूसरा, विषयों का जो विभाजन किया गया था वो अवैज्ञानिक था।
प्रांतीय विषयों का रक्षित और हस्तांतरित विषयों में बंटवारा सरकार की न केवल एकता को नष्ट करने वाला था, बल्कि एक कृत्रिम अव्यवहारिक भी था, क्योंकि जो भी विषय होंगे प्रांत के वो एक दूसरे से अपने आप ही जुड़े रहेंगे। उदाहरणार्थ कृषि और सिंचाई अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं, किंतु कृषि हस्तांतरित विषय रखा गया और सिंचाई को रक्षित। शिक्षा हस्तांतरित विषय था, किंतु यूरोपियन और एंग्लो इंडियनों की शिक्षा को रक्षित रखा गया। मद्रास सरकार के व्यवसाय मंत्री सर के.वी. रेड्डी ने मुड्डीमैन कमेटी के समक्ष गवाही देते हुए कहा था, मैं कृषि मंत्री था, पर सिंचाई से मेरा कोई संबंध नहीं था। कृषि मंत्री होते हुए भी मेरा मद्रास कृषक ऋण अधिनियम और भूमि विकास ऋण अधिनियम में कोई सरोकार नहीं था। सिंचाई, कृषि ऋण, भूमि विकास ऋण, अकाल रक्षा के बिना कृषि मंत्रियों की कार्यक्षमता और प्रभाव की केवल कल्पना ही की जा सकती है। मैं मंत्री था उद्योग का, पर कारखाने, भाप यंत्र, जल विद्युत, श्रम विभाग मेरे पास नहीं थे, क्योंकि ये सब रक्षित विषय थे। इस प्रकार जो मंत्री थे, भारतीयों को चुना जाता था, उनको जो हस्तांतरित विषय दिए जाते थे, उनसे जुड़े हुए भी महत्वपूर्ण भाग रक्षित विषयों में सम्मिलित कर दिए जाते थे। इसके पश्चात जो तीसरा कारण था वो था गवर्नर की विशेष शक्तियाँ। दोहरे शासन की सफलता इस बात पर निर्भर थी कि गवर्नर हस्तांतरित और रक्षित भागों को किस प्रकार निर्देशित करते हैं। यदि गवर्नर मंत्रियों के कार्यों में अनुचित हस्तक्षेप करे, उसको वांछनीय सहयोग न दे अथवा अपनी विशेष शक्तियों का बार बार प्रयोग करे, तब दोहरा शासन कभी सफल नहीं हो सकता। जो मॉन्टफोर्ट रिपोर्ट के रचयिता गवर्नर को मात्र संवैधानिक अध्यक्ष नहीं बनाना चाहते थे। उनका उद्देश्य था कि जब तक मंत्रियों की सलाह से कोई भयानक परिणाम न निकले, उनकी सलाह मान ली जाए। प्रारंभ के 2 वर्षों तक गवर्नरों ने मंत्रियों के मामलों में अनुचित हस्तक्षेप नहीं किया, किंतु बाद में उन्होंने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे तीनों प्रकार से शक्तियां अपने हाथों में ले ली। प्रथम, उन्हें सरकार को अच्छी तरह से संचालित करने के लिए नियम बनाने व आदेश जारी करने का अधिकार था। तो उन्होंने नियम बना दिया कि सप्ताह में एक बार सचिव अपने विभागीय कार्य के लिए गवर्नर से मिला करे और जहां तक उसके मंत्रियों से मतभेद हो, वे सभी मामले गवर्नरों के निर्णय के लिए प्रस्तुत करें। इससे मंत्री जो थे बिल्कुल ही शक्तिहीन हो गए और सचिव उनके विरुद्ध गवर्नर के कान भरने लगे। दूसरा, गवर्नरों ने मंत्रियों में इकट्ठा मिलने की बजाय अलग अलग मिलना शुरू कर दिया। इससे मंत्रियों की बातों की उपेक्षा करना बहुत आसान हो गया। तीसरा, गवर्नर ने एक नया सिद्धांत अपना लिया कि मंत्री केवल उनके परामर्शदाता है और उनकी इच्छा पर ही सब निर्भर है। वे मंत्रियों की बातें माने या नहीं माने, उसके लिए वो खुद स्वतंत्र है। जिसका परिणाम ये हुआ कि पूर्ण रूप से मंत्रियों के हाथों से शक्ति निकल गई और पूरी शक्ति गवर्नर के हाथों में आ गई। चौथा, संयुक्त विचार विमर्श का अभाव। इस अधिनियम के रचयिताओं ने प्रांतीय सरकार के दोनों भागों में संयुक्त विचार विमर्श की सिफारिश की थी, ताकि मंत्रियों द्वारा गवर्नर की कार्यकारिणी जन इच्छाओं का पता लगा सके, ताकि कार्यकारिणी के सदस्यों के अनुभवों से मंत्री को सीख सके। गवर्नरों को इस प्रकार निर्देश भी दिए गए थे, किंतु मद्रास के गवर्नर को छोड़कर किसी गवर्नर ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया। बजट पर विचार करने के अतिरिक्त कार्यकारिणी के सदस्य तथा मंत्रीगण शासन संबंधी मामलों पर विचार विमर्श के लिए कभी सम्मिलित नहीं होते थे। फलस्वरूप उनमें निरंतर अविश्वास और तनातनी रहती थी और वे सार्वजनिक रूप से एक दूसरे की निंदा करते थे। मंत्रियों से आशा की जाती थी कि वे अपने साथियों की प्रत्येक बात का विधान परिषद में समर्थन करें, जबकि रक्षित विभागों के बारे में उनसे कोई सलाह ही नहीं ली जाती थी। अतः प्रशासन पर इसके दुष्प्रभाव पड़े और एक संयुक्त उत्तरदायित्व का अभाव था। मंत्री किसी भी संगठित राजनीतिक दल के प्रतिनिधि नहीं थे, अतः वे किसी निश्चित कार्यक्रम से बंधे हुए नहीं थे। गवर्नर ने उनमें संयुक्त उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न करने का प्रयास ही नहीं किया और न ही उनमें सामूहिक विचार विमर्श होता था, इसलिए विभिन्न समस्याओं पर उनके भिन्न भिन्न मत होते थे। कई बार एक मंत्री दूसरे मंत्री की योजना की विधान परिषद में आलोचना कर देता था। मंत्री का कार्यकारिणी के साथ कोई सहयोग नहीं था। मंत्री विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे, अतः विधान परिषद के सदस्यों को प्रसन्न रखने का कोशिश करते रहते थे, गवर्नर को खुश रखने की कोशिश करते थे। इसके विपरीत कार्यकारिणी के सदस्य जो थे वो विधान परिषद के लिए उत्तरदायी नहीं थे, इसलिए उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं रहती थी कि विधान परिषद प्रसन्न है अथवा अप्रसन्न, अतः वे मंत्रियों को सहयोग देने में की चिंता नहीं करते थे और इस प्रकार आपसी सहयोग का अभाव था। मंत्रियों की जो स्थिति थी वह भी बड़ी ही दुर्बल थी। उनके पास कोई वास्तविक अधिकार नहीं थे। वे राष्ट्र निर्माण संबंधी विभागों का संचालन करते थे, किंतु उनके पास फंड नहीं था। प्रांतों में वित्त विभाग रक्षित विषय था, अतः हर मामले में उन्हें रक्षित विभागों का पक्ष लेना होता था और उनका एक ही कार्य होता था कि गवर्नर को खुश रखे ताकि उनका कार्य हो सके। वित्त विभाग का पूर्ण प्रयत्न यह रहता था कि हस्तांतरित विभागों की मांगों पर विचार करने से पूर्व रक्षित विभागों की सभी मांगें पूरी कर दी जाए।
अतः हस्तांतरित विभागों के लिए धन का अभाव सदा ही बना रहता था। इसके अतिरिक्त गवर्नर हस्तांतरित विषयों में हस्तक्षेप कर सकता था और बिना कारण बताए किसी मंत्री को हटा भी सकता था, नया मंत्री भी बना सकता था। इसलिए अनेक मंत्री गवर्नर की चापलूसी करने में ही लगे रहते थे। इसके अलावा विधान परिषद का जो संगठन था वो भी दोषपूर्ण था। प्रांतों को विधान परिषदों का संगठन दोषपूर्ण था। इसमें लगभग 30% सदस्य सरकारी अधिकारी अथवा सरकार द्वारा मनोनीत होते थे। गैर सरकारी अधिकारी थे। जो सदस्य निर्वाचित थे वे विभिन्न संप्रदायों और विशेषाधिकार प्राप्त तत्वों का प्रतिनिधित्व करते थे। मतदान का अधिकार भी संपत्ति, आयकर तथा राजस्व संबंधी योग्यता पर आधारित था। अतः विधान परिषद के अधिकांश सदस्य प्रतिक्रियावादी थे। सभी सदस्य सरकार को हर प्रकार से प्रसन्न रखना चाहते थे ताकि वे अपने अपने संप्रदायों के लिए अधिक सुविधाएं प्राप्त कर सकें। तो वहाँ भी उनमें तालमेल नहीं था और जो बाहरी परिस्थितियां थी वो भी उत्तरदायी थी। यद्यपि द्वैध शासन की असफलता का मुख्य कारण 1919 के अधिनियम के आंतरिक दोष थे, तथापि बाहरी परिस्थितियों ने भी कुछ भूमिका इसमें निभाई थी। जिस समय यह अधिनियम लागू किया गया उस समय भारत में इसके अनुकूल परिस्थितियां नहीं थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अनेक राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हो गई थी। ब्रिटेन ने अपने अधिराज्यों के साथ समानता का व्यवहार शुरू किया था। एशिया में नई राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न हो चुकी थी। तो ऐसी परिस्थितियों में भारत सरकार ने जो सुधार किए थे वो अपर्याप्त और निराशाजनक थे। देश में असहयोग आंदोलन ने सद्भावना के स्थान पर कटुता, अविश्वास, असहयोग का वातावरण उत्पन्न कर दिया था। इसलिए सुधारों की असफलता अवश्यंभावी थी। स्वराज्य पार्टी ने विधानमंडलों में प्रवेश किया, किंतु वो विधानमंडलों में प्रवेश इसलिए किया था ताकि द्वेष शासन का विरोध किया जाए, सरकार के मार्ग में रोड़े अटकाए जाए। 1931 में भारतीयों का ध्यान इन सुधारों पर अमल करने की तरफ गया ही नहीं 1931 तक, क्योंकि अब कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो नीति अपनाई गई वह भी सर्वथा अनुचित ही थी। कुछ वर्षों बाद जब मॉन्टेग्यू भारत सचिव के पद पर नहीं रहे तो ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण भारतीयों के प्रति कठोर हो गया। अतः भारत सरकार ने विधानमंडलों की इच्छाओं की अवहेलना प्रारंभ कर दिया। इस कारण जो बड़े बड़े कांग्रेसी नेता थे उन्होंने त्यागपत्र दे दिए, जिनमें तेज बहादुर सुप्रियो, CVI चिंतामणि, पंडित जगत नारायण आदि। डॉक्टर जकारिया ने ठीक ही कहा है कि सरकार के इस निर्णय ने सुधारों को इस तरह अमल किया जाए जिससे लोगों को कम से कम स्वशासन के अधिकार मिले, और दूसरी तरफ स्वराज्य दल की इस नीति ने कि सरकार के संचालन में अधिक से अधिक रुकावटें लगाई जाए। 1919 के सुधारों के भाग्य का पहले से ही निर्णय कर दिया था। इस प्रकार जो देश शासन असफल रहे। हालांकि द्वेष शासन असफल रहा पर कुछ उसने कार्य भी किए जो उसकी सफलताओं में आते हैं। द्वेष शासन असफल रहा और 1937 में इसको समाप्त भी कर दिया गया, परंतु ये सर्वदा लाभहीन नहीं रहा। इसके अंतर्गत भारतीय मंत्रियों को स्वशासन का प्रशिक्षण मिल गया। उन्हें पता चल गया कि स्वशासन के मार्ग में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आ सकती है और उनका हल कैसे निकाला जा सकता है। भारतीय मंत्रियों को तथा जनता को स्वशासन के प्रति ब्रिटिश सरकार के रवैये का पता चल गया कि सरकार अभी सुधारों को किस तरह लागू करती है, किस तरह हस्तांतरित विषय, रक्षित विषय में बंटवारा करके प्रमुख शक्ति जो होती है वो अपने ही हाथों में रखती है। और साथ ही साथ हस्तांतरित विषयों में नौकरशाही के ऊपर मंत्रियों का जो नियंत्रण स्थापित किया गया, इससे नौकरशाही को महसूस हुआ कि बदलती हुई परिस्थितियों में जनता की मांगों और हितों की ओर थोड़ा बहुत ध्यान देना आवश्यक है। धीरे धीरे आंशिक उत्तरदायी शासन के साथ साथ सार्वजनिक सेवाओं का भारतीकरण होने लगा। इस अधिनियम द्वारा प्रथम बार लोगों को मतदान का अधिकार मिला तथा प्रथम बार बड़े पैमाने पर चुनाव हुए। परिषदों में प्रथम बार संसदीय वातावरण बना। सरकारी नौकरशाही ने पहली बार जनता द्वारा निर्वाचित मंत्रियों के आदेशों का पालन किया। मंत्रियों को उन सरकारी रहस्यों का पहली बार ज्ञान हुआ जिन्हें अभी तक गुप्त रखा गया था। उन्हें शासन का अनुभव प्राप्त हुआ और आगे आंदोलन में इससे लाभ प्राप्त हुआ।